और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं दिन भर दिल्ली। आज दिन भर दिल्ली में विशेष तौर पर भारत समाचार के इस खास प्रोग्राम में हम आपको यूपी के मेगा बजट के बारे में बताएंगे। किसको क्या मिला, किसानों के खाते में क्या गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि इस बजट को लेकर विपक्ष का क्या कहना है। और साथ ही साथ स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना नया घर लेने की कोशिश कर दी है। अब जल्द ही वो अपना घर वहां बनाएंगी। और राहुल गांधी की मुसीबत को उन्होंने बढ़ा दिया है। इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप देखते रहिए दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यूपी सरकार का यह बजट कुल 5.5 लाख करोड़ का है, जो अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। आप इसे मेगा बजट भी कह सकते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट में किसानों के मुफ्त पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेस वे और मेट्रो के जाल बिछाने का ऐलान किया है। यह सब कुछ तो इस बजट में है, लेकिन विपक्ष का इस बजट के बारे में क्या कहना है, यह मिली जुली प्रतिक्रिया आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सूबे के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट 5,50,270 करोड़ रुपयों का बजट पेश किया। योगी सरकार ने बजट 2021-22 के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ साथ उनके लिए कई योजनाओं की सौगात दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के आत्मनिर्भर बजट 2021-22 में किस किस मद में कितना रुपया बजट में दिया है। 5,50,000 करोड़ रुपयों का बजट, अभी तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट। पिछले बजट से 38,000 करोड़ ज्यादा। अयोध्या में विकास योजनाओं के लिए 140 करोड़, कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़, महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपए, गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपए, संस्कृत स्कूलों में फ्री छात्रावास की सुविधा, बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था, अधिवक्ता चैम्बर के लिए 20 करोड़ रुपए, प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपए, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1,107 करोड़ रुपए, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 950 करोड़ रुपए, चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपए, वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपए, सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए। ये पेपरलेस बजट वर्ष 2021-22 के लिए ऐतिहासिक फैसला है और मैं समझता हूं कि सरकार ने कई इतिहास बनाए और ये भी अपने आप में इतिहास की श्रृंखला में एक कदम जुड़ेगा। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2021-22 माननीय प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है। वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज से हमारी कैबिनेट भी एक कैबिनेट हो गई है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है।
वित्त मंत्री ने गन्ना भुगतान पर बोलते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार ने गन्ना किसानों के 1,23,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मूल्य का भुगतान कराया गया है। दूसरी सरकारों से 27,785 करोड़ रुपए ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। दरअसल योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। यही वजह रही कि योगी सरकार बजट के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने की कवायद करती दिखी है। ऐसे में योगी सरकार ने किसानों के लिए विकास का पिटारा खोल दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बजट 5.5 लाख करोड़ का है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। ये पेपरलेस बजट वर्ष 2021-22 के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है और ये भी अपने आप में इतिहास की श्रृंखला में एक कदम जुड़ेगा। आप सबकी सद्भावनाएं और आशीर्वाद चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। सरकार ने दावा किया कि बजट में सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने प्रदेश में कुपोषण मिटाने के लिए गन्ने का भुगतान करने और 22 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात बजट में कही है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। योगी सरकार ने अपने बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अलग से बजट का इंतजाम किया है, जिसके चलते ये सभी एक्सप्रेसवे समय पर पूरे कर सकेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 26% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवंबर 2020 तक 5% से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे एक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगतिमान है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा। भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट 2021-22 में अयोध्या में बन रहे श्री राम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं जेवर एयरपोर्ट को 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तथा गांव में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या है। इस हेतु 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। ये एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो बजट 2021-22 के लिए पेश किया, उसकी तारीफ खुद सीएम योगी ने की है और बजट को प्रदेश के विकास के पक्ष पर आगे बढ़ाने वाला बताया है। वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज से हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट में किसानों के मुफ्त पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेसवे और मेट्रो के जाल बिछाने का ऐलान किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। लक्ष्य तिथि 30 नवंबर 2021। इस बजट को अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है, वो इस बजट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद क्या कह रही है, वो आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 22 फरवरी सोमवार के दिन प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अब तक के सबसे बड़े बजट को पेश किया है। 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट की तारीफ सरकार के मंत्री कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने बजट को सिर्फ लफाजी करार दिया है। साइज जब बड़ा किया गया है तो कहीं ना कहीं तो पैसा जा रहा होगा, तो पैसा कहाँ जा रहा है उसको देखें। खाली बोलने से तो विपक्ष को होएगा नहीं, तो पैसा वो किसानों के लिए जा रहा है। किसानों के लिए उदाहरण के लिए 600 करोड़ रुपया दिया है कि उनकी बीमा, किसान बीमा योजना में। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट बहुत ही प्रगतिशील है और प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें किसानों से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, शिक्षा, हर तरह के विकास की बात की गई है। कहीं से समग्र विकास होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसान के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए, बुनकर के लिए, बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इस बजट में कोई समावेश करने का काम नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री जहां इस बजट को अब तक का सबसे बढ़िया बजट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे जनता के साथ छलावा करार दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर बात करते हुए कहा कि एक बार फिर से किसानों को धोखा दिया गया है। सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है, किसानों के सामने संकट है, किसान परेशान है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, गंगा साफ नहीं हुई, बजट साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया। ये आखिरी बजट था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये 5वां बजट था इनका। अब कोई बजट नहीं आएगा, और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हजम। हमें तो उम्मीद थी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी इस बात की कि ये जो बजट आएगा इसमें कहीं ना कहीं गरीब के लिए, किसान के लिए राहत पहुंचेगी। लेकिन गरीब को वही मिला धोखा जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से धोखा देती आई है। ये जनता के हितों की रक्षा करने वाला बजट नहीं है। इसमें किसान उपेक्षित है, बेरोजगार नौजवान उपेक्षित है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग उपेक्षित है। इसमें कुछ है ही नहीं है। वो पुराने ढर्रे का लीपा पोती जो घिसी पीटी जो बजट भाषण होता है वही दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है। सरकार न तो नौकरियां दे रही है और न ही किसानों को दाम। किसानों और युवाओं को लाठियों के सिवा कुछ नहीं मिला है। आज फिर नए जुमलों के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को पेश किया, जो पूरी तरह निराशाजनक, किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के विश्वास के साथ विश्वासघात और गरीब, वंचित, शोषितों के लिए कोई योजना लाने का काम नहीं किया। विकास से यह बजट कोसों दूर दिखा। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी सरकार के बजट को लफाजी बजट कहा है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि गेहूं, गन्ने का दाम नहीं दिया है तो आखिर किसान की आय दोगुना कैसे होगी? नया उद्योग नहीं तो नौजवानों को रोजगार कैसे? लफाजी करने में योगी जी का और उनकी सरकार का दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं है। 5.5 लाख करोड़ का आपने बजट दे दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 950 करोड़ रुपए चिकित्सा के बनाए जाएंगे, अस्पताल, और वो अब तक क्यों नहीं किया आपने 4 साल में? अंतिम चुनाव के समय आपकी किसी भी बात पे भरोसा व्यक्ति क्यों करेगा? अगर 4 साल में आपने कुछ नहीं किया तो इस साल भी आप कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लफाजी का बजट है, जिसमें रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, किसान के लिए कुछ भी नहीं। बजट जो है पेश किया गया है उसको ऐसे ढंग से पेश किया जाए,
हम लोग तो देखिए जितने होटल व्यवसायी हैं सब बहुत घाटे में चल रहे हैं, स्टाफ खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। जिस हिसाब से सरकार ने घोषणा करी है कि ये 100 करोड़ रुपए वाराणसी के पर्यटन उद्योग के लिए दे रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है। ये बजट अगर वास्तविकता के धरातल पे एक ईमानदारी से आच्छादित किया जाएगा तो यह बजट महिलाओं के विकास के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। महिलाएं सशक्त होंगी, जागरूक होंगी और इससे महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ने को मिलेगा। निश्चित ही अगर महिलाओं के लिए बजट है तो महिलाओं का ही लाभ होगा। जो 300 करोड़ की योजना अर्थव्यवस्था महिलाओं के लिए सुरक्षित रख रही है योगी सरकार, ये वास्तव में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश सरकार और उनके मंत्री इस बजट को कल्याणकारी और प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने बजट को सिरे से नकार दिया है और महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गांधी परिवार के गढ़ में बनेगा स्मृति ईरानी का आशियाना। अमेठी में केंद्रीय मंत्री ने जमीन खरीद ली है। गौरीगंज जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्मृति ईरानी का नया घर होगा। कांग्रेस परिवार का गढ़ रहे जिला अमेठी में अब केंद्रीय मंत्री स्मृति का आशियाना बनेगा। गांधी परिवार के दुर्ग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 10.5 बिस्वे जमीन खरीदी है और अब इस जमीन पर घर बनाने की तैयारी में है। गौरीगंज जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्मृति के आशियाने के लिए जमीन चयनित की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे गौरीगंज स्थित डीएम ऑफिस में बने रजिस्ट्री ऑफिस में स्मृति ईरानी के नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। जनता की ये मांग थी कि अमेठी के इतिहास में आज तक अमेठी का सांसद अमेठी में कभी घर बनाकर रहा नहीं। आज तक मैं अमेठी में किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर घर बनाने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। अब तक मेरे संसदीय कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, तब भी इन 1.5 वर्षों के अंतराल में मैं ये दिए हुए वचनों को पूरा कर पाई हूँ, इसलिए प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर, आप देख सकते हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान एक वादा किया था अमेठी की जनता से कि वो यहाँ की जनता के बीच में रहेंगे और काम करेंगे। साथ ही अपना आवास, अमेठी के सांसद का आवास यहीं पर अमेठी में होगा, जिससे लोगों से रूबरू होकर के लोगों से मुलाकात करेगा। उनकी जो जनता के जो काम है उन्हें पूरा करने के लिए यहाँ पर घर का निर्माण हो। तो आज रजिस्ट्री के जो ऑफिस है वहाँ पर रजिस्ट्री कराने पहुँची हुई है। रजिस्ट्री के बाद जल्द ही यहाँ पर निर्माण कार्य घर का होगा और अमेठी की सांसद अब बहुत जल्द वो समय आएगा कि जब वो अपने निजी आवास पर होंगे और जनता से रूबरू होने के लिए सीधे तौर पर वो अपने आवास अमेठी में रहेंगी। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद स्मृति ईरानी ने कहा, अभी जमीन ली है, जल्दी ही घर बनवाऊंगी। यहाँ की जनता से जो वादा किया है उसे पूरा कर रही हूँ। वहीं राहुल गांधी और गांधी परिवार पर अमेठी की जनता से धोखा करने की बात स्मृति ईरानी ने कही। चाहे वो हमारा सॉइल टेस्टिंग लैब हो, चाहे 3 लाख किसानों तक किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम हो, उस क्षेत्र में जहां पर वर्षों वर्ष गांधी खानदान रहा, उस वंचित क्षेत्र में किसान के सम्मान में जितना मोदी और योगी सरकार ने किया, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। अमेठी में आज अगर राहुल गांधी किसान की बात करें तो सबसे पहले बात करें उस किसान की जिस सम्राट साइकिल की जमीन को किसान को आज भी उन्होंने वंचित रखा है। मेरा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है करके अमेठी के किसान की जमीन लौटा दें तो बड़ी कृपा होगी। अभी तक कांग्रेस के गढ़ में अपनी जड़ें जमाने की कवायद करने वाली स्मृति ईरानी ने अमेठी में अब घर बनाने की तैयारी कर ली है। जिले की जनता में उनके लिए झलका विश्वास 2019 के चुनाव में ही नजर आ गया था, जब राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराकर स्मृति यहाँ की सांसद बनी थी और अब उनके आशियाने की तैयारी ने उन्हें जनता के और करीब ला दिया है और कांग्रेस की मुसीबतों को बढ़ाने का काम कर दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। मुजफ्फर